सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्जाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास आप सभी का एग्जाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है भारत में सिंचाई। आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखिए, जो हमारा मंडे और ट्यूसडे होगा उस दिन हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। उसके अगले 2 दिन जो होंगे उस दिन हम हिस्ट्री पढ़ेंगे सुबह के टाइम 10 बजे, ठीक है। और उससे अगले 2 दिन जो होंगे उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पॉलिटी, ठीक है। जब तक हम इन्हें कवर नहीं कर लेते लगभग पूरा तब तक कोई हम नया सब्जेक्ट नहीं लेंगे। और संडे के दिन मेरी मास्टर क्लास आती है तो आप उसे जरूर किया करें, ताकि आपकी साइंस भी होती रहे। संडे कम से कम मैं उसमें एक वीडियो में 5 या 6 टॉपिक कराता हूं, तो आप उसे जरूर किया करें। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है और आप आई बटन पर जाकर क्लिक करके भी उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। सबसे पहले मेरी वीडियो आई थी गंगा नदी तंत्र पर, नदी तंत्र पर पूरे पर, जिसके अंतर्गत मैंने गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और दक्षिण भारत की नदियों को कवर कराया था। दूसरी वीडियो जो थी उसके अंतर्गत मैंने बायोलॉजी के 4 टॉपिक को कवर कराया था। जो मेरी संडे को अब आई है वीडियो, उसके अंतर्गत मैंने लगभग 5 या 6 टॉपिकों को कवर कराया था बायोलॉजी के अंतर्गत। तो आप ये भी देख सकते हैं कि आपके बायोलॉजी से लगभग 11 टॉपिक कवर हो जाएंगे 2 वीडियो के अंतर्गत, ठीक है। तो आप इन तीनों वीडियो को जरूर खत्म कर लेना। इनके नोट्स भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, ठीक है। और रात को 10 बजे लाइव जरूर आया करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए। उससे क्या होगा, उससे हमारी एक पता पड़ेगी कि हमारी कितनी तैयारी है। दूसरी बात, अगर नहीं भी आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पर, तो आप अब सीख जाएंगे, ठीक है ना। हम बड़े अच्छे से कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और उनके ऑप्शन से करेंगे और सारे ऑप्शन को आराम से सोल्व करते चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट टिक करवा दिया और निकल लिए। बड़े अच्छे से कवर करेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझ के चलेंगे जीएस को भी, ठीक है। रात को 10 बजे लाइव आना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है भारत में सिंचाई। भारत में सिंचाई। भारत में देखिए सिंचाई के क्या क्या संसाधन हो सकते हैं। ट्यूबवेल हो सकती है, ठीक है ना। कहीं कहीं पर आपने देखा पंप वाली सिंचाई भी होती है, ठीक है। और कहीं कहीं पर नदियों को सर्वाधिक सिंचाई नदियों से ही होती है लगभग भारत में, ठीक है। तो इन्हीं पर हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि आखिरकार क्या स्वरूप है हमारे भारत में सिंचाई का, ठीक है। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि कितने प्रतिशत हमारी ट्यूबवेल से सिंचाई होती है, कितने प्रतिशत हमारी नदियों से सिंचाई होती है, कौन सा राज्य हमारा पहले नंबर पर है नदी सिंचाई से, कौन सा ट्यूबवेल सिंचाई से पहले नंबर पर है। इन चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंतर्गत हम जो देखने वाले हैं वो है केवल ऊपरी स्वरूप के किस प्रकार हमारा नदियों से या फिर ट्यूबवेल से सिंचाई होती है, उन पर हम बात करेंगे, एक बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है, इस वीडियो के अंतर्गत। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारी 3 नदियां हैं, ऊपर की 2 नदियां आपको मुख्य रूप से याद रखनी है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र, यदि बात करें ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र का जल ग्रहण क्षेत्र विश्व में 4थे नंबर का है। ब्रह्मपुत्र का जल ग्रहण क्षेत्र विश्व में 4थे नंबर का है। यदि करें भारत में बात, तो भारत में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र यदि किसी नदी का है तो वो है गंगा नदी। कौन सी? गंगा नदी। यही कारण है कि सर्वाधिक सिंचाई जो की जाती है भारत में वो गंगा व उसकी सहायक नदियों से की जाती है, क्योंकि गंगा नदी तंत्र का मतलब ही यही है कि गंगा और उसकी सहायक नदियां, ठीक है। तो हमारी ये 2 नदियां जो है कौन कौन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी का जलग्रहण क्षेत्र विश्व में चौथे नंबर का है। जबकि भारत में बात करें तो भारत में सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र यदि किसी नदी का है तो वो है हमारी कौन सी, गंगा नदी, ठीक है। इसी कारण सर्वाधिक जो सिंचाई हमारी की जाती है वो गंगा नदी से की जाती है। चूंकि गंगा नदी हमारे उत्तर भारत में बहती है, इसी कारण सर्वाधिक यदि सिंचाई करने वाला राज्य है नदी से तो वो है यूपी, क्योंकि यूपी हमारा गंगा नदी के तट पर पड़ता है, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं कि भारत में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र हमारा किस नदी का है, तो वो है गंगा नदी। चूंकि गंगा नदी हमारे उत्तर भारत में होकर बहती है, यही कारण है कि उत्तर भारत में सर्वाधिक सिंचाई नदियों से होती है, यदि हम बात करें सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य नदी से तो वो है हमारा यूपी, क्योंकि यूपी हमारा गंगा नदी के तट पर पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यदि हम वर्षवाहिनी नदियों के
तौर पर देखें, वर्षवाहिनी का मतलब है जो वर्ष भर बहती हो। देखिए आपने देखा होगा गंगा नदी वैसे तो वर्षवाहिनी है, लेकिन उसका जल गर्मियों में बहुत कम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल सूख जाती है। जबकि दक्षिण भारत की नदियां ऐसी हैं कि वो सूख जाती हैं। इसका मैं कारण बताऊंगा। देखिए दक्षिण भारत की नदियां क्यों सूख जाती हैं जबकि उत्तर भारत की नदियां सूखती नहीं है। देखिए दक्षिण भारत की नदियों को इस प्रकार मानिए कि आपका घर का पत्थर जो आपका पत्थर है वो, और दूसरा आपकी मिट्टी, ठीक है ना, बाहर का मिट्टी वाला क्षेत्र। जो हमारा पत्थर वाला क्षेत्र है, आप उस पर पानी डाल दीजिए धूप में छत पर, तो वो बहुत जल्दी सूख जाएगा। जबकि मिट्टी वाला क्षेत्र जो होगा वो क्या करेगा, वो मिट्टी अपने अंदर पानी को रख लेगी, ठीक है, सूखने से पहले कुछ पानी नीचे चला जाएगा और जैसे ही मौसम ठंडा होगा वो पानी ऊपर की ओर आ जाएगा, ठीक है। तो यही है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वो पठारी है, यानी उस पर पठार है, एक तरीके से समझ लीजिए वो पक्का प्लास्टर है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वहां नदियां बहती हैं, जैसे ही धूप पड़नी शुरू होती है वो नदियों का पानी उड़ जाता है, वाष्पोत्सर्जन के कारण उड़ जाता है। इसी कारण जो हमारी दक्षिण भारत की नदियां हैं वो वर्षवाहिनी नहीं है, वो वर्षवाहिनी नदी है। दूसरा कारण यह है कि हमारी जो हिमालयी नदियां हैं या फिर हमारी जो उत्तर भारत की नदियां हैं वो वर्षवाहिनी है। वर्षवाहिनी इसलिए, वर्ष भर इसलिए बहती है क्योंकि जाड़ों में तो इनमें पानी रहता है, लेकिन गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर पाए जाते हैं। क्या चीज, ग्लेशियर पाए जाते हैं। जाड़ों में तो पानी रहता है, लेकिन गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, वो पानी दे देते हैं नदियों को, ठीक है, ग्लेशियर पिघलकर नदियों को पानी दे देते हैं। इसी कारण जो हमारी उत्तर भारत की नदियां हैं वो वर्षवाहिनी है। कैसी है, वो वर्षवाहिनी है। जबकि हमारी जो दक्षिण भारत की नदियां हैं यहाँ पर ग्लेशियर नहीं पाए जाते हैं, तो ये जाड़ों में तो हमारी हरी भरी रहती हैं, लेकिन गर्मियों में सूख जाती हैं, ठीक है। तो इसी कारण जो हमारी जो दक्षिण भारत है वो जो है हमारा नदियों से सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नदियां वर्ष भर नहीं बहती हैं। आपने जाड़ों में सिंचाई कर ली, लेकिन गर्मियों में बिल्कुल सिंचाई नहीं करी, तो औसत क्या आएगा आपका, आधा औसत आएगा। लेकिन यदि हम उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ गर्मियों में भी सिंचाई होती है और जाड़ों में भी सिंचाई होती है, तो यहाँ का औसत ज्यादा आएगा। दूसरी हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत की, तो यहाँ पर तालाबों से सिंचाई ज्यादा होती है, तालाबों से ज्यादा सिंचाई होती है। तालाबों से ज्यादा सिंचाई क्यों होती है, क्योंकि आप एक तरीके से ये समझिए कि मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी क्या होगी, मिट्टी अपने अंदर पानी ले जाएगी, एक तरीके से रुई की तरह कार्य करेगी, ठीक है। उत्तर भारत कैसा, मिट्टी वाला क्षेत्र है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत कैसा, पठारी है। तो पठारी है, इसी वजह से यहाँ पर अपने आप ही किसकी, तालाबों का निर्माण हो जाता है। एक तरीके से समझिए कटोरे जैसी आकृति बन जाती है, क्योंकि प्रायद्वीपीय है तो उसमें पानी भर जाता है गड्ढों में। जब गड्ढों में पानी भर जाता है स्वतः ही तालाबों का निर्माण करती हैं, जबकि उत्तर भारत में तालाब नहीं पाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ पर मिट्टी है और मिट्टी अपने अंदर पानी ले जाती है, इसीलिए तालाब का निर्माण नहीं हो पाता है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत हमारा पठारी है, जिसके कारण यहाँ स्वतः ही तालाबों का निर्माण हो जाता है। इसी कारण दक्षिण भारत में सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो तालाबों से होती है। यदि बात करें उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में सर्वाधिक सिंचाई हमारी नदियों से होती है, क्योंकि उत्तर भारत की नदियां वर्षवाहिनी है, ठीक है। कैसी है, वर्षवाहिनी है। तो उसी पर हम बात कर रहे थे। यदि हम वर्षवाहिनी की बात करें तो सर्वाधिक जो हमारा जलग्रहण क्षेत्र है वो हमारा किसका है, ब्रह्मपुत्र नदी का है भारत में। क्योंकि गंगा नदी जब सूखती है गर्मियों में तो वो उसका पानी कम हो जाता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी भी सूखती है हल्की सी गर्मियों में, लेकिन उसमें इतना जलग्रहण क्षेत्र है कि उसका जलग्रहण क्षेत्र गंगा से ज्यादा ही बैठता है गर्मियों में। इसी कारण यदि वर्षवाहिनी की बात करें तो वर्षवाहिनी के तौर पर, यानी वर्ष भर बहने वाली नदियों के तौर पर सर्वाधिक जो जलग्रहण क्षेत्र है भारत में वो ब्रह्मपुत्र का है। लेकिन दूसरे पे कौन सी है, दूसरे पे गंगा नदी है। यदि हम नॉर्मल बात करें तो सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र भारत में गंगा का है और विश्व में चौथा स्थान है ब्रह्मपुत्र नदी का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है जल का उपयोग। जो जल का उपयोग है वो 78% तो किया जाता है हमारा कृषि में। कितना, 78%, 78% जो है जल जो है भारत का वो किसमें प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है सिंचाई में। 13% का प्रयोग किया जाता है जल विद्युत में। कैसे, जल विद्युत में किया जाता है। जो हमारा 6% है उसका यूज किया जाता है घरेलू कार्यों में, ठीक है, जैसे कपड़े धोने में, ठीक है, कपड़े धोने में, घर में खाना बनाने में, पीने के लिए, इन सभी घरेलू कार्यों में यूज किया जाता है 6% जल का पूरे भारत के का। नेक्स्ट 3% जल जो है उसका प्रयोग उद्योगों में किया जाता है।
उद्योगों में किया जाता है, जैसे रिफाइनरी वगैरह में किया जाता है, कारखानों में किया जाता है, लोहे को साफ करने में किया जाता है, चीनी बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार के उद्योगों में यूज किया जाता है 3% जल का। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हमारे 78% जल का यूज जो किया जाता है वो सिंचाई में किया जाता है। ठीक है, जो हमारा 13% जल है उसका यूज हमारा जल विद्युत में किया जाता है, यानी बिजली बनाने में किया जाता है। ठीक है ना, बिजली बनाने में किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में किया जाता है। और जो हमारा 6% है उसका प्रयोग घरेलू कार्यों में किया जाता है। ठीक है, और 3% जो है उसका प्रयोग उद्योगों में किया जाता है। कैसा? उद्योगों में किया जाता है। देखिए, जो हमारा हिमालयी क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र और प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्र है वो हमारा किसके लिए अच्छा है? इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए अच्छा है। इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि जो हिमालयी क्षेत्र है ऊबड़ खाबड़ है। हिमालयी क्षेत्र ऊबड़ खाबड़ है। जब इससे नदियां ऊपर से गिरती हैं, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र में नदियां ऊपर से गिरती हैं तो झरने का निर्माण करती हैं। ठीक है, जब झरने का निर्माण करती हैं तो इससे टरबाइन लगाकर हम बिजली बना सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है ये भी ऊबड़ खाबड़ है, ये भी ऊबड़ खाबड़ है। जब नदियां बहती हैं तो ऊंचा नीचा गिरती हैं, ऊंचा नीचा गिरती हैं। जब ऊंचा नीचा गिरती हैं तो क्या होता है? ये जल प्रपात का निर्माण करती है, यानी झरने का निर्माण करती हैं। जब ये झरने का निर्माण करती हैं तो इनसे टरबाइन लगाकर हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। तो यदि पूछा जाए कि हम बिजली उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्षेत्र कौन से हैं, तो पहला है हमारा हिमालयी क्षेत्र और दूसरा है हमारा प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र। जो हमारा बीच वाला क्षेत्र है ये बिजली उत्पादन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है और मिट्टी से कैसे बिजली उत्पादन करोगे जब तक पानी ऊंचाई से नहीं गिरेगा। ठीक है, जब तक पानी ऊंचाई से नहीं गिरेगा तब तक आप बिजली का उत्पादन कर ही नहीं सकते। तो जब पानी ऊपर से कब गिरेगा? जब हिमालयी क्षेत्र में होगा। ठीक है, पहाड़ों से निकलेगा। दूसरा, प्रायद्वीपीय भारत भी हमारा ऊबड़ खाबड़ है तो यहाँ भी झरने का निर्माण होता है, जैसे कि हमारा कुंचिकल जलप्रपात, जोग जलप्रपात, ठीक है, महात्मा गांधी जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात। ये कहाँ पर है? ये दक्षिण भारत में है। ठीक है, तो इनसे क्या किया जाता है? इनसे हमारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है हमारा प्रायद्वीपीय और हिमालयी क्षेत्रों से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, सर्वाधिक जो नदी से सिंचाई की जाती है वो यूपी में की जाती है। इसका कारण मैंने आपको बताया था, क्योंकि सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र यदि भारत में किसी का है, किस नदी का है, तो वो है हमारी गंगा। और जो यूपी है हमारा कहां पर पड़ता है? गंगा के तट पर पड़ता है। ठीक है, इसी कारण यूपी में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है किससे? नदियों से। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं वो है हिमालयी नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां। मैंने आपको बता दिया है कि जल विद्युत के लिए क्यों उपयोगी है। नेक्स्ट है हमारा सर्वाधिक भूमिगत जल। सर्वाधिक भूमिगत जल हमारा ब्रह्मपुत्र, गंगा और सतलज नदी। ये हमारी सतलज नदी इस प्रकार चली जाती है हमारी कहां पर? पाकिस्तान में चली जाती है। तो सर्वाधिक भूमिगत जल, यानी भूमिगत जल का मतलब है, ये समझिए जो हमारे ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, ये कैसा क्षेत्र है? ये एक रुई की तरह क्षेत्र है। यहाँ पर मिट्टी है, इसलिए ये रुई का कार्य करती है। रुई का कार्य इसलिए करती है, मिट्टी पर जब पानी गिराइए, मिट्टी पर जब पानी गिराएंगे तो क्या होगा कि पानी, मिट्टी जो होगी पानी सोख लेगी, मिट्टी जो होगी वो पानी सोख लेगी, मिट्टी। ठीक है, मिट्टी जो होगी वो पानी सोख लेगी, इसीलिए वो सोखते का कार्य करती है, रुई की तरह कार्य करती है। ठीक है, और पानी अंदर चला जाता है, तो भूमिगत जल का निर्माण हुआ। तो इसी कारण जो सर्वाधिक भूमिगत जल है वो हमारा सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है और मिट्टी रुई की तरह कार्य करती है, वो अपने अंदर पानी ले जाती है और भूमिगत जल का निर्माण करती है। इसी कारण सर्वाधिक जो ट्यूबवेल लगाई गई हैं, सर्वाधिक जो ट्यूबवेल लगाई गई हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जैसे क्षेत्रों में लगाई गई हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक भूमिगत जल है, सर्वाधिक भूमिगत जल है, इसलिए आराम से खुदाई करके आराम से ट्यूबवेल लगा दी जाती है। ठीक है, इसी कारण यहाँ सर्वाधिक ट्यूबवेल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरित क्रांति। देखिए, जब हरित क्रांति आई थी तो हरित क्रांति लाने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो फसलें होंगी उन्हें सिंचाई भी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब हमारी हरित क्रांति हुई थी, सर्वाधिक ट्यूबवेल हमारी कहां पर लगाई गई थी? पंजाब, हरियाणा और यूपी जैसे क्षेत्रों में सर्वाधिक ट्यूबवेलें लगाई गई थी। जब सर्वाधिक ट्यूबवेल लगाई गई और हरित क्रांति आई तो बहुत ज्यादा पानी जमीन के अंदर से सिंचाई के लिए निकाला गया, हरित क्रांति के लिए। तो जब बहुत ज्यादा पानी निकाला गया तो वहां की जो मिट्टी है वो लवड़ीय हो गई, क्योंकि समुद्र से पानी आया खारा, जब ज्यादा पानी निकलेगा तो खारा पानी आने लगेगा। जब खारा पानी आकर हमारी मिट्टी में मिला तो हमारी मिट्टी कैसी होगी? लवड़ीय। इसी कारण जो सर्वाधिक लवड़ीय मिट्टी है वो हमारी किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो पंजाब, हरियाणा और यूपी जैसे क्षेत्रों में हमारी सर्वाधिक लवड़ीय मिट्टी पाई जाती है। इसका कारण आप समझ गए होंगे क्यों पाई जाती है, क्योंकि
हरित क्रांति के दौरान सर्वाधिक जो ट्यूबवेलें लगी वो पंजाब, हरियाणा और यूपी जैसे क्षेत्रों में लगी। जब इन क्षेत्रों में लगी ट्यूबवेलें और ट्यूबवेलें से बहुत ज्यादा हरित क्रांति के लिए पानी निकाला गया सिंचाई के लिए, तो हमारे समुद्र का खारा पानी भी आकर हमारी मिट्टी में मिल गया। जब ये मिट्टी में मिल गया तो हमारी जो मिट्टी है वो कैसी हो गई, लवड़िया हो गई। ठीक है, लवड़िया हो गई। तो यही कारण है जो हमारी यूपी है उसमें भी लवड़िया मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। पंजाब हरियाणा जैसे क्षेत्रों में भी क्षारीय लवड़ीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। उससे पहले यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और रात को 10 बजे आना ना भूलें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, जो कि मैं ही कराऊंगा रात के समय। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके भी कराऊंगा और जो हमारे प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उसके भी कराऊंगा। तो आप क्विज देने जरूर आए, आपका पता पड़ेगा कि वीडियो देखने के बाद आपकी कितनी ज्यादा तैयारी है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने समझा कि हमारी ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी जो है उनमें से जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका जलग्रहण क्षेत्र विश्व में चौथे नंबर का है। यदि भारत में बात करें तो भारत में गंगा नदी का जलग्रहण क्षेत्र पहले नंबर पर है। ठीक है, वर्षवाहिनी के नाम पर बात करें तो वर्षवाहिनी पर सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का है और दूसरा गंगा नदी का है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की कि सर्वाधिक जो हमारी सिंचाई है वो यूपी में की जाती है नदियों से। इसका कारण ये है कि हमारी जो गंगा नदी है उसका सर्वाधिक जो जलग्रहण क्षेत्र है वो भारत में सर्वाधिक है। ठीक है, और ये हमारी किस में पाई जाती है, मैदानों में पाई जाती है। और मैदानों पर आसानी से हमारी नहरें निकाली जाती हैं क्योंकि यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसी कारण हमारे यूपी में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है क्योंकि वो गंगा नदी के तट पर पड़ता है। ठीक है, हमारी जो वर्षवाहिनी नदियां हैं, हिमालयी नदियां इसलिए वर्षवाहिनी क्योंकि यहाँ पर ग्लेशियर पाए जाते हैं और गर्मियों में ग्लेशियर जो है पिघलकर पानी दे देते हैं। जबकि हमारी जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं यहाँ पर कोई भी ग्लेशियर नहीं पाया जाता है। जाड़ों में तो ये हरी भरी रहती है लेकिन गर्मियों में सूख जाती है। ठीक है, यहाँ पर सर्वाधिक हमारे तालाब पाए जाते हैं, इसलिए सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई जो होती है हमारे किसमें, प्रायद्वीपीय भारत पर होती है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर पठार हैं और पठारों में दरारों में पानी भर जाता है जिससे तालाबों का निर्माण होता है और तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। ठीक है, उत्तर भारत में इसलिए तालाबों से सिंचाई नहीं की जाती है क्योंकि उत्तर भारत में मिट्टी पाई जाती है और मिट्टी जो है पानी सोख लेती है, इसलिए तालाब का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है, जल का उपयोग देखें तो 78% जल का प्रयोग हम करते हैं किसमें, सिंचाई में। बात करें 13% जल का हम जल विद्युत में करते हैं, 6% का हम घरेलू कार्यों में करते हैं और 3% का हम करते हैं किसमें, उद्योगों में करते हैं। ठीक है, जो हमारी हिमालयी नदियां हैं और दक्षिण भारत की नदियां हैं ये हमारी किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये हमारी जो हम बिजली बनाते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि जो हिमालयी क्षेत्र यहाँ ऊबड़ खाबड़ है, यहाँ से जब नदियां गिरती हैं तो जल प्रपातों का निर्माण करती हैं जिससे हम टरबाइन लगाकर आसानी से विद्युत बना सकते हैं। उसी प्रकार जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है ये भी ऊबड़ खाबड़ है, यहाँ से भी नदियां जब ऊबड़ खाबड़ गिरती हैं तो जल प्रपात का निर्माण करती हैं जिससे हम टरबाइन लगाकर क्या कर सकते हैं, टरबाइन लगाकर हम विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, जो सर्वाधिक भूमिगत जल है वो किस किस नदियों के क्षेत्रों में पाया जाता है, तो सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के क्षेत्र में सर्वाधिक भूमिगत जल पाया जाता है। इसी कारण हमारी सर्वाधिक ट्यूबवेलें जो हैं इन्हीं क्षेत्रों में लगाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर ट्यूबवेलें नहीं लगाई जाती हैं क्योंकि ये पठारी इलाका है, इसे तोड़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं हरित क्रांति के दौरान सर्वाधिक ट्यूबवेल हमारी पंजाब, हरियाणा और यूपी जैसे क्षेत्रों में लगाई गई जिससे बहुत ज्यादा सिंचाई के कारण हमारी जो खारा पानी है वो आकर खेतों में मिल गया जिससे हमारी मिट्टी क्षारीय व लवड़ीय हो गई है। इसी कारण यूपी, पंजाब, हरियाणा जैसे क्षेत्रों में सर्वाधिक लवड़ीय क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि कहाँ पर सर्वाधिक सिंचाई होती है, नहरों से कहाँ पर होती है। ठीक है, तालाबों से किस राज्य में होती है, वृहद सिंचाई परियोजना। ठीक है ना, इन सभी बातों पर आगे बात करने वाले हैं, सभी टॉपिक्स पर। ये आज जो था वो बेसिक कंसेप्ट था कि किस प्रकार हमारी सिंचाई की जाती है भारत में। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप नोट्स को डाउनलोड करके अपनी अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, और लाइव जरूर आया करें, चाहे थोड़ी देर के लिए आया करें लेकिन लाइव जरूर पढ़ा करें, कमेंट किया करें, उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। आप एक बात मानिएगा, रात को जरूर लाइव आना, अपनी प्रैक्टिस करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और देखना कि आप कितने अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यदि नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे कर पाएंगे यदि आप अभी से लग जाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से रिवीजन करना। तब तक के लिए थैंक यू।